बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ़राह हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है और हम बायोटेक्नोलॉजी के फ़वाइद पर बात कर रहे हैं। हमें आम रूटीन यानी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं, इस पर हमारी बात चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि फूड के हवाले से और फ्यूल के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी और फंगाई। एल्गी और फंगाई को आमतौर पे सोर्सेज ऑफ फूड भी कहा जाता है। एल्गी और फंगाई, इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे एल्गी के बारे में आता है कि इसमें एक्सेस में आपको प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। और इसी तरह फंगाई जो है वो, उसमें मशरूम आता है, एक होता है फ्यूजेरियम। इस फ्यूजेरियम में ये बनता है स्टार्च से। बेसिकली जहाँ स्टार्च पाया जाएगा वहाँ फ्यूजेरियम जो है वो डेवलप होता है। और जो मशरूम है उसमें भी आप 45% प्रोटीन और 13% फैट उसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको मिल जाता है। यानी जब तहकीकात की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इस ऑब्जर्वेशन लेने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं इसमें चूंकि रिचली जो है वो प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं, इसलिए इसको एक सोर्सेज ऑफ फूड के नाम से भी इसकी पहचान कराई गई। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 45% प्रोटीन और 13% फैट फ्यूजेरियम में मिलता है, ये या इसमें मशरूम में मिलता है, जो कि दोनों के दोनों फंगाई में की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही रेशो है जो हमारे आम तौर पे गोश्त में यानी मीट में पाया जाता है। यानी प्रोटीन और फैट का जो रेशो है वो 45% और 13% होता है। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो आइंदा किसी वक्त ये भी कहा जा सकता है कि हम फंगाई को एज एन आर्टिफिशियल मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि हम किस तरह से इसको आइंदा डील करते हैं। एनीवे, तो ये हमारे पास फूड के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा रिव्यू है जो हमने आपको बताया। ये बात जहन में रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी जब फूड के ऊपर अप्लाई होती है, और प्रोसेस तो उसी तरह ही होता है जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था, लेकिन प्लांट्स के हवाले से जब ये फूड के तौर पे हमारे सामने बैक्टीरिया और फंगाई और एल्गी वगैरह आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। इसलिए कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, हमें सिर्फ उन चीज़ों को कंसीडर करना होता है जो हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल की, तो एक तो वो फ्यूल है जो ज़मीन से या समंदर की तहों से निकाला जा रहा होता है। बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं और वो अपना वर्क करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अहम है, हमें हमेशा से इस बात की तलाश रही है कि कोई अल्टरनेट फ्यूल का हमें ज़रूर मिल जाए। हमें अल्टरनेट चाहिए। हमारी दुनिया में ये फ्यूल की जो रॉ मटेरियल है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने लो लेवल तक जा रहा है, तो हमें अल्टरनेट चाहिए होता है। यीस्ट और शुगर, अगर यीस्ट को शुगर के साथ ऑपरेट किया जाता है, ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल वो कंपाउंड होता है जिसे पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो गैसोलीन हमारे पास, गैसोहोल जो है वो हमारे पास मिलता है। ये गैसोहोल यूएसए में बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। यीस्ट जो है वो नेचुरली भी पाया जा सकता है और आपको मिल सकता है, लो कॉस्ट होता है। शुगर अलबत्ता थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन अगर इसको बड़े स्केल पर तैयार किया जाए तो यकीनन इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। कुछ ऐसे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां पर एक एक पौधा है, उसका उसका जो रूट है वो इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के लिए। उसका नाम है कासावा। कासावा। और वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। यकीनी बात है कि उसमें से कुछ गैसोलीन का जो है वो स्ट्रक्चर उसका बनता होगा, जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जो आमतौर पे इक्वेटर के करीब करीब होते हैं और वहाँ बारिशें होती हैं, यानी रेन फॉरेस्ट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहाँ ये पौधा पाया जाता है। उसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो आपने देखा कि फ्यूल के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट्स की तलाश हमेशा से जारी रही है, और जो ही हमें कोई ऐसा नुक्ता मिलता है, कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसे हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, तो हम इसे दरेग नहीं करते, बल्कि उसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? यकीनन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने लिए राहें खोलें, अपने दरवाजे खोलें, और उन तमाम रास्तों पे भी हम तलाश जारी रखें जहाँ पे इस वक्त दुनिया फ्यूल के लिए अपनी अपनी इकोनॉमी को खर्च कर रही है और वहाँ पर उनसे बेनिफिट ले रही है। एक और मेथड है नेचुरल गैस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से एक गैस बनाई जाती है जिसे मीथेन गैस कहते हैं। आमतौर पे हमारे घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है वो मीथेन गैस है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो इसका जो एक्चुअल मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, जानवर और इंसानों का फुजला, ये वो मटेरियल है जिसे अगर बैक्टीरिया इसके अंदर प्रोड्यूस किए जाएं, वैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता रहता है, तो हमारे पास एक मीथेन गैस पैदा होती है जिसे आमतौर पे बायोगैस भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये बात आपको बताते चलें कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए बहुत सूटेबल टेम्परेचर होता है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो आसानी से करता है, बल्कि तेजी से करता है। और जहां पर इसको रखा जाता है उन्हें डाइजेस्टर्स कहा जाता है। उन डाइजेस्टर्स के अंदर जो है वो तमाम का तमाम वो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से वो गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसे एक कलेक्टर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके अंदर उसका प्रेशर दिया जाए या जो कुछ भी उसको रिफाइन किया जाए वो उसके बाद की बात है। लेकिन ये जो मीथेन गैस है ये बहुत लो कॉस्ट होती है इसके निस्बत। और जो ज़मीन से हमारा फ्यूल निकलता है वो तो नेचुरल ही है, लेकिन उसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है जिसमें हम दो चीज़ों को मिक्स करके फ्यूल की तरतीब बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ ऐसे फार्म्स हैं और कुछ ऐसी सीवेज वर्क्स की प्लेसेस हैं जहां पर खुद वो अपनी बायोगैस यानी मीथेन गैस जो है वो बना रहे होते हैं, और वहां पर वो जनरेटर लगा देते हैं जिसकी वजह से वो तैयार होती है, यानी वो सप्लाई भी होती रहती है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये बायोगैस बनाना कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। हम चाहें तो इसे अपने घर पे भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल सारा का सारा जमा कर दें इसके अंदर।
इसको कहते हैं डाइजेस्टर। ठीक है, और इसका जैसे मैंने बताया आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए, और इसके अंदर यहां पे मुसलसल एक इनलेट हो जिसमें सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आता चला जाए इसके अंदर, और वो गैस यानी वो मटेरियल इसके अंदर आता रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, इसका एक यहां पर आउटलेट हमें बनाना पड़ेगा ताकि जो यहां पर मटेरियल आ रहा है वो जाहिर है कि एक्सेस भी हो जाएगा, तो उसको निकलने के लिए एक जगह चाहिए। ये वो जगह है जहां से ये निकल के और जो हमारे फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनमें जाके ये जो है इस्तेमाल में आ सकता है, जो एक्सेस हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाती है। ये गैस जब निकलना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से आउटलेट से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद यहाँ से इसको जमा कर लिया जाएगा, जिसे कंटेनर्स में या बड़े बड़े ड्रम्स में इसको इसको किया जा सकता है, कलेक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत छोटा सा इसका प्रोसेस है जो हम आम तौर पे प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, या स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं तो वहां पर भी इसको इस्तेमाल करके यानी इसको बना के अपने प्रोजेक्ट के तौर पे पेश करते हैं। तो आज हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए वो ये कि बायोटेक्नोलॉजी और फूड का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, और बायोटेक्नोलॉजी और फ्यूल किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो हमें यूजफुलनेस देते हैं, आज हमने उसके बाद को स्टडी किया। अभी हमारे ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में उनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।